गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? व्हेन अ प्रोसेसर इज प्लेस्ड ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप देन इट इज सेड टू बी ए माइक्रो प्रोसेसर। मतलब प्रोसेसर वही नॉर्मल प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर भी, लेकिन अगर हम इसको जब एक छोटे से, क्योंकि आपको पहले पता है कि पहले रूम ऑक्यूपाई कर लेता था एक पूरा माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन उसके बाद इसको हम टेक्नोलॉजी ने आगे इन्हांस किया और इसको एक छोटे से चिप पे इंस्टॉल कर दिया गया। पूरे सॉफ्टवेयर, पूरे सीपीयू को एक छोटे से चिप पे इंस्टॉल कर दिया गया। तो इसी छोटे से चिप पे जब इसको इंस्टॉल कर दिया गया तब से ये माइक्रो प्रोसेसर कहलाने लगा, क्योंकि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। दैट्स इट। तो इसके जब एलएसआई इंट्रोड्यूस हुआ था तभी से ये माइक्रो प्रोसेसर कहलाने लगा था। और एलएसआई से सुपर एलएसआई यानी कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तक इसकी जनरेशन ग्रो की है। तो कैसे कैसे जनरेशन आगे बढ़ी है इस चीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास आया था एलएसआई। तो एलएसआई में हमारे पास दो वेरिएंट आए, तो ये दो जनरेशन हो गए। एक जिसमें वर्ड साइज़ जो है वो 4 बिट का होता था, फिर वर्ड साइज़ 8 बिट का हो गया। ये समय के साथ बदलता रहा। कोर इसमें एक ही होता था, सिंगल कोर ही होता था पहले वर्जन में भी और दूसरे वर्जन में भी। बस साइज़ बढ़ा वर्ड का, जिस वजह से कि बेटर रैम भी यूज़ कर पाए हम लोग। फिर VLSI आया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो VLSI में क्या हुआ, 16 बिट का यूज़ हुआ वर्ड साइज़, उसके बाद फिर 32 बिट का भी यूज़ हुआ। दोनों ही सिंगल कोर थे। उसके बाद हमारे पास आया थर्ड जो था वो SLSI यानी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हम लोगों ने 64 बिट वर्ड साइज़ को यूज़ किया, जो कि मल्टी कोर था। इसमें मल्टी कोर सपोर्ट मिल पाया हम लोगों को एक्चुअली। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों के पास SLSI ही है, जिसमें हम लोग मल्टी कोर, क्योंकि डुअल कोर से लेके और अब तक जितने भी कोर पॉसिबल हो पाए हैं वो SLSI की वजह से ही हो पाए हैं। उससे पहले VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चल रहा था हम लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में। अब बात कर लें इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस की। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर किन किन चीज़ों पे स्पेसिफाई किया जा सकता है, या फिर ऐसे कहें कि माइक्रो प्रोसेसर की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वही कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में होता है, एक तो वर्ड साइज़ होता है, दूसरा मेमोरी साइज़ भी होता है, क्लॉक स्पीड और कोर्स। ये सब क्या है इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ड साइज़ के बारे में। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स अ माइक्रो प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट एट अ टाइम इज कॉल्ड इट्स वर्ड साइज। एक टाइम पे एक माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट्स को प्रोसेस कर सकता है? सबसे पहले ये होता था 4 बिट, हम लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल में देखा। उसके बाद फिर 8 बिट हुआ, फिर 16, फिर 32 और अब 64 बिट तक का एक वर्ड एक टाइम पे प्रोसेस किया जा सकता है। तो वर्ड साइज क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स, मतलब कितने बिट हम लोग एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। इसके पास अपना एक रजिस्टर होगा प्रोसेसर के पास। तो पहले जब कम पावरफुल रजिस्टर्स होते थे तो 2 ही बिट को आपस में मतलब एक टाइम पे प्रोसेस कर पाते थे। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअली मैंने बता दिया है कि सबसे पहले 4 बिट करते थे, तो पहले 4 ही बिट होता था। फिर धीरे धीरे इस कैपेसिटी को बढ़ाया गया और फिर इसको 8 बिट तक पुल किया गया, है ना। 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, ये ज़्यादा हो गया। फिर धीरे धीरे और कैपेसिटी को बूस्ट किया गया, फर्दर और कैपेसिटी को बूस्ट किया गया, ऐसे ही डबल होता चला गया। आज हम लोगों के पास 64 बिट का वर्ड साइज एक टाइम पे प्रोसेस करने की कैपेसिटी है। अब नेक्स्ट है हम लोगों के पास कि मेमोरी साइज। तो मेमोरी साइज क्या है? मेमोरी साइज इज साइज ऑफ रैम। सिंपल, यहाँ तक में कहानी ख़त्म। ये आगे तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया।
आपको भी तो एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ लिखना ही होगा, तो मैंने भी लिख दिया। मेमोरी साइज इज़ द साइज ऑफ रैम, मतलब रैम जितना बड़ा होता है उसी को मेमोरी साइज कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड साइज, तो वर्ड साइज पे ये डिपेंड भी करता है। रैम जो है वो वर्ड साइज पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा वर्ड साइज होगा उतना बड़ा रैम हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेटर साइज ऑफ ईच वर्ड मेक्स इट पॉसिबल टू यूज़ ग्रेटर रैम मेमोरी। मतलब क्या हुआ कि अगर वर्ड साइज बड़ा होगा तो हमारे पास ये मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि रैम को हम लोग बड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो पहले 4 बिट का हम लोग यूज़ करते थे और इस हिसाब से रैम भी हम लोगों का छोटा होता था। यहाँ पे मैंने यही बात लिखी है कि प्रीवियसली इट वाज 4 बिट वर्ड साइज एंड हेंस रैम वाज यूज्ड of 4 MB, but now 64 bit word size makes possibilities for 16 exabyte of RAM to be used। मतलब जब से हम लोग 64 GB वर्ड साइज जब से हम लोग 64 बिट वर्ड साइज यूज़ करने लगे हैं ना, तब से पॉसिबिलिटी खुल के आई है कि हम लोग 16 एग्जाबाइट काफ़ी बड़ा है, हमने आपको पीछे यूनिट बताया हुआ है, एक्साबाइट ऑफ रैम टू बी यूज्ड। इतना बड़ा रैम हम लोग यूज़ कर सकते हैं जस्ट बिकॉज हम लोग एक वर्ड साइज इतना बड़ा ले रहे हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक है क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड क्या होता है? क्लॉक स्पीड क्या होता है, इसको समझने का सबसे इजी आप ये समझो, प्रोसेसर जो है वो साइक्लिक तरीके से काम करता है। किसी एक वर्ड को उठाया और एग्जीक्यूशन शुरू किया और ख़त्म होते ही वो एक पल्स जनरेट करता है। वो पल्स एक डेफिनेट टाइम के बाद ही जनरेट होता है, ये भी है, इसलिए उसको क्लॉक पल्स भी कहते हैं। अब प्रोसेसर जनरेट्स अ पल्स व्हेन इट कंप्लीट्स वन इंस्ट्रक्शन। इसका क्या मतलब है कि एक इंस्ट्रक्शन जैसे ही ख़त्म होगा प्रोसेसर जो है वो एक पल्स जनरेट करेगा। अब ये क्लॉक स्पीड क्या होता है? क्लॉक स्पीड इज़ द नंबर ऑफ पल्सेस जनरेटेड बाय अ प्रोसेसर इन 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में जितना ज़्यादा काम करेगा प्रोसेसर, जितने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा उतने ज़्यादा पल्सेस जनरेट करेगा, और जितने ज़्यादा पल्सेस जनरेट करेगा 1 सेकेंड में वही उसका क्लॉक स्पीड कहलाएगा। तो शुरू में क्योंकि ये क्लॉक स्पीड हम लोगों के पास बहुत अच्छी नहीं होती थी, तो हम लोग हर्ज में इसको नापते थे, फिर किलो हर्ज में नापने लगे, फिर मेगा हर्ज में, लेकिन आज के डेट में हम लोग इसको गीगा हर्ज यानी कि GH में भी नापते हैं। हर्ज तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, और पहले ये ऐसे नापा जाता था, लेकिन आज के डेट में टेक्नोलॉजी क्योंकि इतनी एडवांस हो गई है तो अब हम लोगों को गीगा हर्ज में भी रीडिंग मिलने लगी है। अब जो अगला पॉइंट है हमारे पास वो है कोर। तो कोर क्या होता है? कोर और कुछ नहीं होता है, कंप्यूटेशन का एक यूनिट होता है। कंप्यूटेशन यूनिट का मेरा क्या मतलब है? कंप्यूटेशन यूनिट का मतलब है CPU का वो पोर्शन जो कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट करता है। अब वहाँ पे बहुत सारे सर्किट्स होते हैं और आपस में बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है, उस बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन कोर का जनरल पर्पस होता है कंप्यूटेशन करना, एक्चुअली कैलकुलेशन करना। तो ये पहले हम लोग सिंगल कोर जब काम करते थे तब ये एक ही होता था, धीरे धीरे ये डुअल और फिर क्वाड और फिर ऑक्टल तक पहुंच गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पे।